जय हिंद बच्चों, मैं आरपी सर, फिजिक्स फैकल्टी इन एमकेसी फैमिली। बच्चों, हम आपके लिए ले आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड जनरल ड्यूटी के फिजिक्स का मॉडल पेपर। बेटा, अगर आप अपने एग्जाम में सफलता पाना चाहते हैं तो ये मॉडल पेपर जरूर प्रैक्टिस करें। तो आए देखते हैं। पहला सवाल है हमारा। पहला सवाल है बेटा, ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूब 3% एरर इज फाउंड इन मेजरिंग द मास, 1% इन द मेजरिंग लेंथ। देन यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो डेंसिटी में परसेंटेज एरर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे डेंसिटी में परसेंटेज? तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपान में वॉल्यूम होता है क्या। और ये क्यूब है, क्यूब का क्या होता है बेटा, m, और क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, l क्यूब। तो अगर हम एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल्टा रो अपान रो इंटू 100 बराबर आ जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा m अपान में m इंटू 100 और प्लस, सॉरी ये 3 यहाँ पे नहीं आएगा, प्लस 3 टाइम्स डेल्टा l अपान में l इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, m कितना आ जाएगा, ये दिया हुआ है 3% और यहाँ पे 3 इंटू क्या आ जाएगा 1%, 3 इंटू 1%, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज 6%। तो 6% एरर आ गई। कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगला वाला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक कार है, एक्सीलरेट करती है कहाँ, रेस्ट से, विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड अ बस विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन इज रिटन ऑन बोर्ड। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ लॉन्ग डज द कार टेक फ्रॉम इट्स स्टार्ट टू मीट द बस। तो भैया सिंपल सा सवाल है, एक कार है, एक कार चलना शुरू करती है और ये कार क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन दिया हुआ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर दूसरी सेम जगह से एक बस भी मूव करना शुरू करती है और बस मूव करना शुरू करती है, बस का कोई एक्सीलरेशन नहीं है, बस चलती है कांस्टेंट स्पीड से, u बराबर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अच्छा, हमने मान लिया कि मान लो t टाइम तक चलने के बाद दोनों इस जगह पर पहुंच गई, तो जिस समय दोनों के द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ मूविंग ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल, देन s1 इक्वल टू s2। हमने क्या किया, मान लेते हैं कि t समय में ये यहाँ पे पहुंच गया, t समय में ये यहाँ पे, अगर दोनों के द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो s1 बराबर क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और s2 बराबर क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमने लिखा है कार के लिए। तो कार का तो u 0 है और ये क्या आ जाएगा, हाफ ए का मान है 1.2 और ये टी स्क्वायर। यहाँ पे u का मान 12 दिया हुआ है t और ये एक्सीलरेशन 0 है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0। तो एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा t इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 1.2 दैट इज t इक्वल टू 20 सेकेंड, t इक्वल टू 20 सेकेंड। तो हमारा कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया कि 20 सेकेंड बाद कार क्या होगी, बस से मिलेगी। फिर अगला सवाल देखते हैं भाई। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कल्सी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। अगले सवाल में दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और पूछ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 6 सेकेंड। तो डिस्टेंस, एरिया, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि एरिया ऑफ बीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट का मान देता है और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्टेंस का मान। तो भाई हम वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव में भी है नेगेटिव में भी है। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें, ये एरिया निकाल लें, पूरा एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और इसी चीज को अगर हम सिंबल के साथ निकाल लें तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया निकालें, एरिया बराबर पहले इस वाले सेगमेंट का, इधर 2 तक है, लेंथ इंटू विड्थ कितनी है, ये 4, प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2 इंटू क्या है 2 और प्लस 2 इंटू 2। तो ये जो एरिया आएगा, हमने क्या कोई साइन नहीं लिया है और साइन कोई भी कंसीडर नहीं किया, सारे साइन पॉजिटिव लिए हैं, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, डिस्टेंस, मतलब ये दूरी आ गई। लेकिन विस्थापन क्या है, धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी। तो जब वेग धनात्मक है तो विस्थापन भी धनात्मक होगा
और जब वेग ऋणात्मक है तो विस्थापन भी ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे अगर हम विस्थापन लिखना चाहेंगे तो विस्थापन बराबर क्या आ जाएगा, विस्थापन बराबर, ये तो हमारा ऊपर है +8 और ये क्या है -4, 8 -4 और ये क्या हो जाएगा +4, ये ऊपर वाला +4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 8 मीटर। तो हमारा क्या पूछा गया है, विस्थापन तथा दूरी। तो विस्थापन 8 मीटर आया है, दूरी 16 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 8 and 16, दैट इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। फिर अगला सवाल है, बढ़िया सवाल है बेटा। सवाल ये है कि एंगल बिटवीन P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P, P क्रॉस Q तथा Q क्रॉस B के बीच का कोण होगा। तो P क्रॉस Q मान लेते हैं दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर है P और ये है एक वेक्टर Q, और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो अगर हम P क्रॉस Q निकालेंगे तो P क्रॉस Q का डायरेक्शन कैसे आएगा, डायरेक्शन आएगा इस तरीके से, राइट हैंड कर्ल रूल। हम लोग अपने फिंगर को रोटेट करेंगे, जिधर अंगूठा होगा उधर क्या आएगी। तो P क्रॉस Q की जो डायरेक्शन है, P क्रॉस Q की जो डायरेक्शन है वो क्या है, आउटवर्ड है, बाहर की ओर है, बाहर की ओर। और Q क्रॉस P करेंगे तो Q से P पे आएंगे, Q से P पे आएंगे तो ये डायरेक्शन कहाँ जाएगी, अंदर की ओर। तो Q क्रॉस P बराबर क्या आ जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी। ये बाहर की डायरेक्शन को पॉइंट से दिखाते हैं और अंदर की डायरेक्शन को क्रॉस से। तो एक अंदर दूसरा बाहर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री बोले तो पाई रेडियन। तो ये कौन सा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला सवाल है, अगला सवाल है, एक द्रव्यमान m1 किसी बल F के अधीन समतल पर गति कर रहा है। क्वेश्चन लिखा है बेटा, बोल रहा है कि जो m1 है, m1 पे जब हम फोर्स लगाते हैं F, तो उस समय जो एक्सीलरेशन आता है a1, ये कितना आ जाएगा, F अपान में m1। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। फिर कह रहा है कि दूसरा m2 पे रख रहे हैं, एक दूसरा m2 द्रव्यमान m1 पर रख दिया जाता है। तो इसका त्वरण, दूसरा क्या है, पहले ब्लॉक ऐसा था, ये m1 था, इसके ऊपर m2 और रख दिया गया। तो हमने मान लिया कि इस समय एक्सीलरेशन क्या है, a2 हो गया। तो a2 बराबर क्या आ जाएगा, फोर्स तो हमने वही लगाया है ना, फोर्स अपान ये मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। ये इक्वेशन नंबर 2। कह रहा है कि जब ऐसा कर देते हैं तो जो उनके त्वरण का अनुपात होता है, कह रहा है कि त्वरण पहले का 1/5 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, a2 जो है वो a1 बाई क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। इसका मतलब a2 अपान a1 का मान कितना आ जाएगा, 1/5। यहाँ पे पुट कर दोगे वैल्यू, तो a2 की जगह कितना है, a2 की जगह है f अपान में m1 प्लस m2, f अपान में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू a1 की जगह क्या है, f अपान में, और ये आ जाएगा 5 और ये m1, f से f कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा भाई 5m1 इक्वल टू m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, तो ये आ जाएगा 4m1 इक्वल टू m2। तो यहाँ से m1 रेशियो m2 लिखेंगे, m1 रेशियो m2, तो ये आ जाएगा 1/4। तो 1/4 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो देखो ये इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, दैट इज 1/4। कह रहा है कि सवाल में पहले रखा था m1 पे तो एक्सीलरेशन a था, बाद में उस पर एक m2 और रख दिया तो उसका एक्सीलरेशन पहले का क्या हो जाता, 1/5। तो हमने दोनों बार एक्सीलरेशन निकाला, फिर जैसा उसने बोल रखा था उसे इक्वेशन पे रख दिया, तो हमको क्या मिल गया, m1 रेशियो m2 मिल गया। ठीक है, फिर अगला सवाल देखते भाई। बढ़िया सवाल है, कह रहा है एक लॉन्ग स्प्रिंग है स्ट्रेच्ड बाय 0.1 मीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज u। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 0.1 मीटर देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी। तो भाई स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला होता है u इक्वल टू हाफ kx²। अब ये कह रहा है कि जो u1 है, u1 बराबर हाफ k, और ये क्या आ जाएगा 0.02 का स्क्वायर, और इसका मान दिया हुआ है क्या, u। ठीक है, फिर u2 कह रहा है 1 अपान में 2k और x का मान कितना है 0.1 का स्क्वायर, और ये u2 का मान कैलकुलेट करना है। तो हम अगर दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर क्या है 2 है, तो दोनों को डिवाइड कर दें तो u अपान में u2, इसका मान आ जाएगा 0.02 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 0.1 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 0.0004 और अपान में 0.01,
अगर हम ऊपर नीचे क्या करें 100 का मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर 1000 का कर दें, नीचे 1000 का कर दें, ये 4 अपान में क्या आ जाएगा, 4 अपान में 100 आ जाएगा क्या, u अपान में u2, तो u से ये 4 से कट के 25 हो जाएगा और u2 बराबर कितना आ जाएगा 25u, तो u2 बराबर कितना आ जाएगा 25u। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं बिना सॉल्व किए, कैसे, देखो ये क्या कह रहा है, स्प्रिंग पहले 0.02 मीटर थी, बाद में इसको 0.1 मीटर, तो ये क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट तो सबके लिए सेम रहता है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, x के स्क्वायर पे, तो पहले 0.202 था, बाद में 0.1 हो गया, कितना हो गया बेटा, ये अगर पहले वैल्यू ये x थी, ये वैल्यू x थी, तो ये कितनी हो गई 5x, तो अगर x था 5x हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, x स्क्वायर पे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे सीधा आ जाएगा 25u। बाकी कैलकुलेशन वाला तरीका ये है, इस तरीके से हम लोग फार्मूला जानते हैं, दोनों को डिवाइड करके निकाल लेंगे, ठीक है। फिर अगला सवाल है भाई, सवाल यह है एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है, इंक्रीजेज फ्रॉम 1200 टू 4500 रिवोल्यूशन पर मिनट इन 10 सेकेंड, व्हाट विल बी द एंगुलर एक्सीलरेशन। भाई पहले इसका ओमेगा नॉट दिया हुआ है, ओमेगा नॉट 1200 आरपीएम दिया हुआ है रिवोल्यूशन पर मिनट, और ओमेगा का मान दिया हुआ है, ओमेगा का मान दिया हुआ 4500 आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट। तो अगर हम लोग इसको रेडियन पर सेकेंड में निकालना चाहें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें हम लोग 1200 गुणे 2π/60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 20, और कितना आ जाएगा भाई, ओमेगा नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, और इसके बाद ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4500 और इंटू 2π/60, तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा भाई, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 100 पाई, 3 से कट जाएगा, ये 150 हो जाएगा, तो ये रेडियन पर सेकेंड में आ गया। कह रहा है कि ये इतना होने में 10 सेकेंड लगता है, तो अल्फा बराबर हम लोग जानते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपान में टी, तो ओमेगा नॉट कितना है 150, ओमेगा 150 पाई है, और ये कितना है 40 पाई, और अपान में क्या है टाइम टी, अपान में टाइम क्या है टी, टी का मान दे रखा है कितना 10 सेकेंड, तो ये कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो ये 110 पाई अपान में 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 11 पाई और रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एंगुलर एक्सीलरेशन है, तो ये हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो फार्मूला कौन सा लगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, बेसिक डेफिनेशन इन एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो बी हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कार ऑफ मास 800 kg मूव्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 देन मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच कार कैन मूव। तो हमें निकालना है बी मैक्सिमम, तो बी मैक्सिमम का फार्मूला होता है अंडर रूट म्यू आर जी, म्यू का मान दिया हुआ है भाई, म्यू का मान दिया हो 0.5 और आर का मान कितना दिया हुआ है 40 और जी का मान 10 रख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 4 और ये 5, 5 को 20, 200 आ जाएगा, और यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा, 10 रूट 2 और 10 और रूट 2 का मान होता है 1.414, तो कितना आ जाएगा 14.14 मीटर पर सेकेंड। तो ये नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है बेटा 14 मीटर पर सेकेंड, तो बी मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई 14 मीटर पर सेकेंड, कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, देख लो भाई। फिर अगला सवाल है, एक बॉडी है सरफेस पर गिरती है, पहले इसको हटा दें, हाँ, एक पिंड पृथ्वी से 1 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, संघट्ट हेतु निष्कृति प्रत्यावस्थान गुणांक दे रखा है बेटा 0.6, संघट्ट के पश्चात गेंद किस ऊंचाई तक उठेगा, तो ये अप्रत्यास्थ संघट्ट है, ई का मान दिया हुआ है 0.6, और हम लोग फार्मूला जानते हैं जो एच डैश होता है आफ्टर कोलिजन वो होता है ई स्क्वायर एच, तो एच का मान तो दे रखा है 1 मीटर, ई का मान भी दे रखा है 0.6 का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0.36 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 0.36 मीटर। तो आफ्टर कोलिजन टक्कर के बाद वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, क्योंकि अप्रत्यास्थ संघट्ट है, अप्रत्यास्थ संघट्ट में आफ्टर कोलिजन वो अपनी एनर्जी लूज कर देगा, तो जितनी ऊंचाई से गिरा था वापस उतनी ऊंचाई पर नहीं जाएगा,
तो सर कितनी ऊंचाई पे जाता है, ऊंचाई पर निकालने का ये फार्मूला होता है h डैश बराबर ई स्क्वायर h। ये कौन सा आ जाएगा हमारा डी करेक्ट ऑप्शन आ गया। फिर इसके बाद अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऑप्शन दिए हैं, एक छल्ला है रिंग, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई किसका, रिंग का, आई किसका, रिंग का, तो आई रिंग का ये होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है, डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो डिस्क का क्या होता है, आई ऑफ डिस्क ये होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मतलब आई एस, और ये क्या आ जाएगा, सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर। और जो हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। तो पूछ रहा है किसका सबसे ज़्यादा होगा, जड़त्वाघूर्ण सबसे ज़्यादा, तो भाई कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो हमारा एम आर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है 0.5 एम आर, एम आर स्क्वायर का आधा है ये क्या है 0.4 एम आर स्क्वायर, और ये क्या है 0.66 एम आर स्क्वायर। तो सभी में सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, पहले वाले की है, दैट इज रिंग अबाउट इट्स परपेंडिकुलर प्लेन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, रिंग का सबसे ज़्यादा होता है और सबका क्या होता है, कम होता है इन द गिवन ऑप्शन, ठीक है भाई। फिर अगला सवाल देखते हैं, सिंपल सवाल है बिल्कुल, कह रहा है मास ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 6 kg, इट्स मास ऑन द सरफेस ऑफ मून विल बी। तो मास क्या है बेटा, मास दिया हुआ है अर्थ सरफेस पर 6 kg, जी का मान जो होता है अर्थ पे जी है जिसकी वैल्यू 9, मून पे क्या होता है, जी का मास मून जो होता है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है इट्स मास ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो मास क्या है, मास तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, मास नहीं बदलता, वेट बदलता है। तो अगर अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेट 6 न्यूटन है, तो जब वहां पर ले जाएंगे मून पे तो क्या हो जाएगा 6/6, लेकिन मास क्या है, मास इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ग्रेविटी। तो मास क्या रहेगा बेटा, मास चाहे यहाँ पे मेजर करो चाहे ऊपर मेजर करो मून पे, क्या रहेगा 6 kg। तो बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ध्यान रखने वाला सवाल है, एक सिली मिस्टेक होगी और क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो सवाल नंबर 12 देखते हैं, कह रहा है कि एक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसकी चाल होगी। तो इसकी चाल क्या होती भाई, ये एक इलेप्टिकल ऑर्बिट है, ये इस तरीके से इलेप्टिकल ऑर्बिट है, सूर्य किसी एक फोकस पर उपस्थित होता है, सूर्य किसी एक फोकस पर उपस्थित होता है। ये क्या सेकेंड लॉ ऑफ केपलर बोलता है कि ये सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया को कवर करेगी। तो इसका मतलब अगर ये ग्रह के पास होगी तो इसको क्या करना पड़ेगा, तेजी से चलना पड़ेगा, और ग्रह के दूर होगी तो इसको धीरे धीरे चलना पड़ेगा। इसका मतलब मैक्सिमम व्हेन इट इज नियरेस्ट टू सन, अगर ये सन के पास होगा तो यही ग्रह बहुत तेजी से चलेगा और दूर होगा धीरे धीरे चलेगा, सच दैट कि सेम टाइम इंटरवल में वो एरिया क्या करे, सेम कवर करे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बढ़िया सवाल है, कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोट आउटसाइड द वाटर। तो ये क्या कह रहा है, ये पानी का एक कंटेनर है, उसमें क्या है आइस का क्यूब रखा हुआ है, इसकी डेंसिटी है रो ऑफ आइस दे रखा है, रो ऑफ आइस 0.9 दे रखा हुआ है। अगर ये इक्विलिब्रियम ये इस पे तैर रहा है तो इसका mg नीचे लगेगा और इस पे एफ अप कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। और अगर ये फ्लोटिंग कंडीशन में है, तैर रहा है, इसका मतलब जो एफ अप होगा, एफ अप क्या होगा mg के बराबर होगा। और एफ अप का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनसाइड इनटू रो ऑफ लिक्विड दैट इज वाटर और इनटू जी इज इक्वल टू m इंटू जी से जी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे v इन इंटू रो ऑफ w, और यहाँ पे मास बराबर लिखेंगे वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम किसका, क्यूब का, और इनटू डेंसिटी ऑफ आइस। तो यहाँ से v इन अपान में v का फार्मूला आ गया रो ऑफ आइस अपान में रो ऑफ w, और रो ऑफ आइस 0.9 दिया हुआ है, और ये कितना है बेटा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी होती है। तो अगर इसी को हम परसेंटेज में निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज डूबा रहेगा, क्योंकि v इन अपान में v है, और ये आ जाएगा 0.9 इंटू 100 दैट इज 90% ऑफ इट्स वॉल्यूम विल
रिमेन इनसाइड द वाटर। इसका मतलब 90% भाग कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। और सवाल में पूछा कितना भाग पानी के बाहर रहेगा, तो 90 अंदर रहेगा तो 10% कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। तो हमारा कौन सा ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर आ जाओ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बढ़िया सवाल है। ये दे रखा है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 50% और टेम्परेचर ऑफ सिंक क्या है 500 केल्विन। कह रहा है इफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज केप्ट कांस्टेंट एंड इट्स एफिशिएंसी रेज टू 60% देन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ द सिंक। तो ये कार्नोट इंजन का सवाल है और कार्नोट इंजन में क्या होता है, एक सोर्स होता है और एक वर्किंग सबस्टेंस होता है और एक क्या होता है, सिंक। और इसकी जो एफिशिएंसी आती है, एफिशिएंसी का फार्मूला आता है 1 - T2 अपान में T1। T2 क्या है, T2 सिंक का टेम्परेचर है और T1 क्या है, स्रोत का या सोर्स का टेम्परेचर है। तो ईटा का मान जब 0.5 दिया है उस समय हमने सिंक को 500 केल्विन पर रखा है, 500 केल्विन, और T1 हमको क्या करना है, निकाल लेना है। तो ये इधर आएगा तो 500 अपान में T1 इक्वल टू 1 - 0.5 दैट इज 0.5। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, T1 का मान आ जाएगा 1000 केल्विन, 1000 केल्विन। तो हमारा जो सोर्स है, सोर्स किस टेम्परेचर पे है, 1000 केल्विन। अब इसी चीज़ को हम क्या करें, अब हमको सोर्स का टेम्परेचर पता चल गया। अब बोल रहा है कि अगर एफिशिएंसी 60% करनी हो तो सिंक का टेम्परेचर क्या होगा। तो हमें सोर्स का टेम्परेचर पता चल गया। अब इसी फार्मूले को हम लोग फिर से अप्लाई कर दें, तो फार्मूले को फिर से अप्लाई करने के लिए हम इसको हटा दे रहे हैं। हमें सोर्स का टेम्परेचर पता चल गया है। ये अब कह रहा है 0.6 होगा और 1 - T2 का मान निकालना है, T2 का मान कैलकुलेट करना है और T1 का मान हमको पता चल गया था कितना, 1000 केल्विन। तो यहाँ से आ जाएगा T2 अपान में 1000 इक्वल टू 1 - 0.6 दैट इज 0.4। तो T2 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 400 केल्विन। तो अगर हम चाहते हैं कि उसकी एफिशिएंसी 60% हो जाए तो हम सिंक का टेम्परेचर क्या करेंगे, 400 केल्विन कर देंगे। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में 400 केल्विन दे रखा है। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ स्विंग सिटिंग पोजीशन एंड ही स्टैंड अप देन द पीरियड ऑफ द स्विंग विल बी। एक बच्चा है झूले पर बैठा हुआ है और झूला झूलता है, अचानक वह खड़ा हो जाए तो झूले का आवर्तकाल बढ़ता है या घटता है, क्या देखना। तो जो झूले का आवर्तकाल है वो एक सिंपल पेंडुलम की तरह वर्क करेगा और L अपान में G। पहले वो क्या था, इस तरीके से झूला था, इस तरीके से ये झूला है, ये इस तरीके से झूला है और इस पे पर्सन क्या था, बैठा हुआ था। जब वो खड़ा हो जाएगा, जब पर्सन इस पे क्या करेगा, खड़ा हो जाएगा बेटा, तो पहले इसका जो पॉइंट सेंटर ऑफ मास था वो बैठा था तो नीचे था, और जब वो खड़ा हो गया बेटा तो ये पॉइंट कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अच्छा, जब हम लेंथ लेते हैं तो लेंथ हम लोग यही वाली लेते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास वाली। तो पहले ये यहाँ तक था, अब ये क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो L इफेक्टिव का मान क्या हो गया, उसकी लंबाई क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। लंबाई क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। और लंबाई डिक्रीज करेगा तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब टाइम पीरियड भी क्या करेगा, टाइम पीरियड भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि इधर देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लेंथ घट रही है तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड भी घटेगा, दैट इज टाइम पीरियड भी डिक्रीज करेगा। तो क्या है, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, घटता है। फिर इसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। और 16 में दे रखा है कि एक धनावेश क्यों, धनावेश से 4 मीटर दूरी पर, मतलब ये दे रखा हुआ है एक पॉजिटिव चार्ज है क्यों, और इससे 2 मीटर की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई का मान दिया हुआ है 4 न्यूटन पर कूलाम। अच्छा, ई बराबर होता क्या है, के क्यू अपान में आर स्क्वायर, और इसका मान दिया हुआ 4 न्यूटन पर कूलाम। कह रहा है कि 4 मीटर की दूरी पर, तो भाई हमने दूरी को 2 गुना कर दिया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इसके दूरी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये कितना आ जाएगा, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या हो जाएगा, E2 जो हो जाएगा E1/4 हो जाएगा, क्योंकि दूरी को हमने क्या किया है, 2 गुना कर दिया है। P1 का मान 4 है और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो 4 से ये कितना आ जाएगा, E2 का मान आ जाएगा 1 न्यूटन पर कूलाम। तो ये हमारा कौन सा, बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया कि 2 मीटर की दूरी पर 4 न्यूटन पर कूलाम है, तो 4 मीटर मतलब 2 गुना कर दिया। दूरी 2 गुना करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 गुना हो जाता है। तो 4 का 1/4 करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, 1 न्यूटन पर कूलाम। फिर इसके बाद अगला सवाल देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 17, और 17 में दे रखा है इन द फॉलोइंग सर्किट करंट इन द सर्किट। तो दिए गए परिपथ में धारा का मान निकालना है। तो धारा का मान कैसे आएगा भाई, I बराबर होता है V अपान में R, V अपान R। लेकिन यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो हमको इनका इक्विवेलेंट चाहिए। ये दोनों तो किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में है, ये और ये क्या है, श्रेणी क्रम में। तो इनका R निकालेंगे तो ये 6 + 6 कितना आ जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। 3 और इसका जो रिजल्टेंट आया है 12 ओम, दोनों किस में है, पैरेलल में। तो 1/R = 1/12 + 1/3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 4 और डिवाइडेड बाई 12। तो R का मान आ गया 12/5। डिवाइड कर देंगे भाई तो ये आ जाएगा 2/4। तो यहाँ पे रख दें इस फार्मूले में। B का मान दिया हुआ है 4.8 और R का मान दिया हुआ है 2.4। इससे कट जाएगा, ये I का मान कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। तो हमारा कौन सा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। धारा कितनी आ गई, 2 एम्पियर। फिर अगला सवाल है, आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल्सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या करता है, किसको ब्लॉक कर देता है, इनमें से किसको संधारित्र बंद कर देता है। तो एसी को, डीसी को। तो एसी में तो कैपेसिटर यूज करते हैं हम लोग, पर डीसी में क्या होता है, जैसे कैपेसिटर का जो प्रतिरोध होता है XC बराबर होता है 1/ωc, या इसी को लिखते हैं 1/2πf/c, 2πf/c। डीसी सर्किट में, डीसी के लिए फ्रिक्वेंसी का मान होता है 0, और जब फ्रिक्वेंसी 0 हो जाएगा तो XC का मान हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाता है, अनंत प्रतिरोध हो जाता है। इसका प्रतिरोध अनंत हो जाएगा तो ये क्या करेगा, करंट को ब्लॉक कर देगा, करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये कहाँ होता है, ये डीसी में होता है। तो डीसी में कैपेसिटर क्या करता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कोई करंट फ्लो नहीं होती है। ये डीसी में काम नहीं करता है। फिर अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 19। कह रहा है प्रोटॉन एंड एंटी पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल है बेटा, एन अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड नॉर्मली विद द स्पीड, सेम स्पीड। कह रहा है इनटू मैग्नेटिक, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडाई। तो एक तो प्रोटॉन है और दूसरा क्या है, अल्फा कण। प्रोटॉन का मास m होता है और इस पे चार्ज e होता है। अल्फा कण का मास 4m होता है और इसका चार्ज क्या होता है, 2e के बराबर होता है। ये 4m है और इसका चार्ज क्या है, 2। तो यहाँ से r बराबर आता है, ये कैसे आता है भाई, हम लोग जानते हैं जब ये मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है, QV से। तो यहाँ से V से V कैंसिल हो जाता है, R का मान आता है mv/QV। तो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो यहाँ पे R1/R2 करोगे तो ये आ जाएगा बेटा M1 Q1 और ये आ जाएगा Q2 M2। और अगर अल्फा के लिए लिखेंगे तो ये पहले प्रोटॉन के लिखेंगे तो M और ये E आ जाएगा। Q2 लिखेंगे तो ये 2E आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, M2 का मान कितना है 4M, मतलब प्रोटॉन। ये E से E कैंसिल हो जाएगा, M से M, 2 से ये 2 हो जाएगा, मतलब कितना आ गया 1/2। 1 मतलब क्या है बेटा, 1 मतलब प्रोटॉन है, 2 मतलब क्या है अल्फा। तो दोनों की रेडियस का रेशियो कितना आ गया भाई, 1:2। तो बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट। तो हमारे काम का फार्मूला क्या है, R बराबर mv/QV, ये बताएगा हमें क्या, रेडियस। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, 20 में कह रहा है रेशियो प्राइमरी NP/NS का मान दिया हुआ है, NP/NS का मान दिया हुआ 1:10। प्राइमरी वोल्टेज दे रखा है 230, VP का मान दे रखा है 230 वोल्टेज। लोड करंट दे रखा है, लोड करंट दे रखा है 2,
तो लोड करंट क्या है भाई, यदि निर्गत धारा, मतलब ये क्या है, निर्गत कहाँ मिलेगा हमको, सेकेंडरी में। तो IS का मान दे रखा है कितना, IS का मान दे रखा है 2 एम्पियर। बोल रहा है प्राथमिक कुंडली में धारा का मान होगा, तो प्राथमिक कुंडली मतलब IP का मान निकालना है। तो IP का मान निकालना है, तो IP का मान कैसे आएगा भाई, हम लोग फार्मूला जानते हैं, IP का मान कैलकुलेट करना है और हमें फार्मूला पता होता है IP अपान में IS, IP अपान में IS इज इक्वल टू NS अपान में NP, NS अपान में NP। NS अपान में NP का मान कितना है भाई, ये 10 है, NS अपान में NP का मान 10 है। IP का मान निकालना है और IP का मान निकालना है और यहाँ पे IS का मान दिया हुआ 2 और ये आ गया 10, तो यहाँ से IP का मान कितना आ जाएगा 20 एम्पियर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए वाला ऑप्शन 20 एम्पियर करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर हमारे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा, अ चोक कॉइल कनेक्टेड इन AC सर्किट ऑफर्स रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। तो भाई AC में चोक कॉइल लगाएंगे तो चोक कॉइल क्या होता है, XL, उसका प्रतिरोध होता है XL और XL बराबर होता है ओमेगा इंटू L और इसका मान दिया हुआ है 50 ओम। ये क्या दिया हुआ है 50। व्हेन इट इज यूज्ड इन DC इट्स रेजिस्टेंस, तो DC के लिए क्या होता है भाई, DC के लिए फ्रिक्वेंसी का मान 0 होता है और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f। तो यहाँ से XL का मान लिखोगे तो XL का मान हो जाएगा 2 पाई f इंटू L और f क्या है 0 है, तो XL क्या हो जाएगा 0। तो जब इसको DC में जोड़ेंगे तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा 0 ओम हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 सिंपल सवाल है, सेटिंग सन मतलब डूबते समय सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई की अपेक्षा कुछ अधिक ऊंचाई पर दिखाई पड़ता है, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या होता है भाई, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा अर्थ सरफेस है और ये क्या है, इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर है, इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर है, ये हमारा ओरिजिन वाला लाइन है। अगर सन यहाँ पे भी रहता है तो यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये हमारा ओरिजिन है और यहाँ से आने वाली जो लाइट रेज हैं ये एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्शन के कारण कुछ इस तरीके से इसका इमेज ऊपर बनता है। तो अपवर्तन के कारण हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, सूर्य निकलने से पहले ही हमें दिखाई पड़ने लगता है और डूबने के बाद तक भी क्या करता है, दिखाई पड़ता है। तो कारण क्या है बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य हमें क्या करता है, पहले दिखाई पड़ने लगता है और बाद तक दिखाई पड़ता है और उसकी ऊंचाई क्या होती है, बढ़ जाती है, ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखाई पड़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है टू थिन लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंस दे रखा है सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर, कॉम्बिनेशन की पावर निकालना है। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन होता है P1 प्लस P2 माइनस P1 P2 इंटू D। तो P1 दे रखा है भाई। अच्छा, इसी को अगर हम फोकल लेंथ के टर्म में लिखें तो ये लिख देते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D अपान में f1 f2। यहाँ से 1/f1 का मान कितना आ जाएगा, 1/4, ये 100। अगर सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो 4 से करोगे ये 25 आ जाएगा और यहाँ पे करोगे ये 12.5 आ जाएगा और यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 12.5, तो यहाँ से आ जाएगा ये कितना 25 डायोप्टर, ये पावर आ गया। तो पावर बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें तो पावर बराबर 1/f होता है क्या, या इसी को सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा 100/f और इसका मान दिया हुआ है कितना 25। तो यहाँ से f बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास ये फार्मूला है जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बताता है। इसके बाद अगला सवाल है भाई, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। तो पोलराइजेशन किसका होता है भाई, पोलराइजेशन होता है ट्रांसवर्स वेव का। तो जो ट्रांसवर्स होगा उसका पोलराइजेशन होगा और जो लॉन्गिट्यूडनल होगा उसका पोलराइजेशन नहीं होगा। तो रेडियो वेव तो हमारी क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, इसका नहीं, इसका पोलराइजेशन होगा। पराबैंगनी अल्ट्रा वेव इसका भी होगा, इंफ्रारेड इसका भी होगा। अल्ट्रासोनिक क्या है, अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य तरंगे। तो पराश्रव्य तरंगे ध्वनि तरंगे हैं और ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती है, तो इसका नहीं होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हो गया डी वाला, कि जो भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उन्हीं का क्या होता है,
ध्रुवण होता है, जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं उनका ध्रुवण नहीं होता। तो ये पराश्रव्य तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है भाई, दे ब्रोंगली वेवलेंथ ऑफ एन एटम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो लेमडा बराबर हम लोग जानते हैं h/√2mk, h/2, और काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ एन एटम एट टेम्परेचर T केल्विन इज गिवन बाय 3/2 kT। तो यहाँ पे रख देंगे h बराबर, सॉरी यहाँ पे रख देंगे ये क्या है? ये लेमडा का मान दिया हुआ, लेमडा बराबर h/√2। तो यहाँ पे रख देंगे अगर ये वैल्यू, तो लेमडा इक्वल टू h/√2m और k की जगह क्या है? 3/2 kT। यहाँ से कट जाएगा और ये आ जाएगा h/√3m kT। तो हमारा कौन सा लेमडा का ऑप्शन कौन सा सही हो गया? h/√3m kT। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो ठीक है बेटा, ऐसे ही बेहतरीन सवालों की प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद। वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है। ठीक वैसे एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस एस्पिरेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास।